नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जीके जीएस वन लाइनर फैक्ट्स की, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी आपको सलाह रहेगी कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जहां पर आप स्किप करें वही फैक्ट्स आपके एग्जाम में आने वाला हो। तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और पहला फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट है, भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का निर्वाचन आयोग है एक स्थायी संवैधानिक निकाय, एक अस्थायी निकाय, एक अस्थायी असंवैधानिक निकाय, उपरोक्त में कोई नहीं। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब अगला तथ्य भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निर्वाचन आयोग कब 3 सदस्यीय आयोग बना। तो ये बना पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को, जब निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त सदस्यों या 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अगला फैक्ट भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न अंग के रूप में मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया था। तो निर्वाचन आयोग ने मतदाता शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता को औपचारिक रूप से वर्ष 2009 में अपनाया था। अगला पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नीति का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के नाम से जाना जाता है और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 1915 को। और नीति आयोग ने किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग का। अगला पॉइंट, 1935 के अधिनियम के अनुसार वायसराय के पद को गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। देखिए, जब भी आप लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कभी आपको शब्द मिलता है वायसराय और कभी मिलता है गवर्नर। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। जो वायसराय का पद था इसे ही 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल में परिवर्तित कर दिया गया था। आप देख रहे होंगे अभी मैंने पहले पेज के कुछ फैक्ट्स लिए। सारे फैक्ट्स आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को कभी भी मत मिस कीजिएगा और बीच बीच में मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करूँगा। अगर आपको उनके जवाब मालूम है तो आप कमेंट कीजिएगा, या उनके क्रॉस क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जैसा कि पार्ट 2 में भी हमने किया था, पहले हमने पूरे फैक्ट्स आपके सामने रखे, जो क्रॉस क्वेश्चन बन सकते थे वो भी हम आपसे शेयर करते गए और बाद में उन सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके आपके सामने उस वीडियो में हमने आपको उपलब्ध करा दिया था। वो वीडियो भी अपलोड है, आप चाहें इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो को लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जीके की प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन चाहते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाइए और देखिए वहाँ पर कितने बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन और कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए एकत्रित किया गया और लगातार इन प्रश्नों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है सार्थक क्लासेस की ओर से। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने पहाड़ी को काटकर एक ही पत्थर से एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। पॉइंट नेक्स्ट, बौने ग्रह कौन कौन से हैं? तो बौने ग्रह जो हैं प्लूटो, चेरान, सेरेस और जेना को कहा जाता है। और इसमें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा बौना ग्रह नहीं है। तो 3 ऑप्शन यहाँ से रहेंगे, एक ऑप्शन को बाहर से रख दिया जाएगा और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जब ग्रहों की बात हो रही है तो ग्रहों से संबंधित एक पॉइंट और ले लेते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है? देखिए, जो ग्रहों का क्रम है वो कई तरीकों से पूछा जाता है और जो लोग सार्थक क्लासेस जीके जीएस के नोट से इस पार्ट को पढ़ रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनमें इन सारे फैक्ट्स को मैंने शामिल किया है
जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी क्रम में सूर्य से दूरी के अनुसार अगर ग्रहों का क्रम पूछा जाए तो यह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि व अरुण और वरुण, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, अरुण एंड वरुण। एंड अगले फैक्ट की ओर देखते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों के क्रम की अगर बात किया जाए, यानी व्यास, डायमीटर, रेडियस के अकॉर्डिंग हम उनके साइज की अगर बात करें तो सबसे पहले क्या है, देखिए, चाहे हम आकार की बात कर लें, चाहे डायमीटर की बात कर लें और चाहे हम सर्किल रेडियस की बात कर लें, तीनों एक ही बात है। रेडियस बढ़ेगी तो डायमीटर उसका जस्ट डबल होता है और डायमीटर बढ़ जाएगा इट मीन्स साइज बढ़ जाएगा। तो साइज के अकॉर्डिंग अगर हमसे ग्रहों के संदर्भ में जानकारी मांगी जाए तो ये क्रम हमारे पास होगा कि बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, यानी जुपिटर, सैटर्न, अरुण, वरुण, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। पृथ्वी से दूरी के अनुसार कम से अधिक ग्रहों के क्रम देख लीजिए क्या है, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगला जो फैक्ट्स है प्रश्नावली से संबंधित है। रिसर्च अगर आपके जीके जीएस में तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। समाज वैज्ञानिक प्रश्नावली को प्रमुख मापी योग्य सामाजिक घटना के अध्ययन के एक सहायक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं और ये कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर पीवी यंग का। अगला पॉइंट, LAAC के अधिदेश में देश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के निष्पादन का, देखिए यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, LAAC यानी नैक, ठीक है, LAAC क्या है यहाँ पर? नैक है, तो नैक से आप परिचित होंगे। नैक के अधिदेश में देश में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करने का कार्य शामिल है। नैक का दर्शन सिद्धांत दंड देने अथवा गुण दोष विवेचन की बजाय निष्पक्ष और निरंतर सुधार पर आधारित है ताकि उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों को अपने संसाधनों, अवसरों और सक्षमताओं का आधिकारिक विस्तार करने के लिए सशक्त किया जा सके। अगला पॉइंट, हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का संगम स्थल क्या है? तो ये तीनों का संगम स्थल जो है कन्याकुमारी है, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और जिला भी है और यहीं पर स्थित कन्याकुमारी अम्मन मंदिर तीनों समुद्रों के संगम स्थल पर बना हुआ है। तो कभी भी अगर आप कन्याकुमारी जाते हैं तो इस अम्मन मंदिर के पास में कन्याकुमारी जाते हैं तो जहाँ पर हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी आपस में मिलती है तो उस स्थान को देखने आप जरूर जाइएगा। और अगर आप हिंदू धर्म से सनातन को मानते हो तो इस मंदिर में भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। अगला पॉइंट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील है। तो पहली कौन सी है? तो पहली झील है चिल्का झील, उड़ीसा खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, किन दो राज्यों की सीमा का निर्धारण पुलिकट झील के द्वारा किया जाता है? तो ये दो राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जोसेफ फुरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी और यह प्रश्न पूछा भी अक्सर जाता है। अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की गई थी? तो अगस्त 1923 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय थे लाल मोहन घोष। निर्वाचन आयोग के निर्णयों को भारत के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में उचित याचिका द्वारा चुनौती दी जा सकती, परंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्यालयों के निर्वाचनों के संबंध में ऐसी याचिका केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष ही दायर की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर निर्वाचन आयोग के किसी निर्णय से कोई व्यक्ति या कोई एजेंसी सहमत नहीं है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कहीं पर भी याचिका दायर कर सकती है। लेकिन अगर निर्वाचन संबंधित है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से तो फिर ये याचिका केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु कर्क रेखा के दक्षिण और भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत शिक्षित लोग इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का निरीक्षण प्रकट करने के लिए प्रस्तुत करते हैं और ये प्रश्नावली के संबंध में कथन है लुनबर्ग का।
भारत के पूर्वी तट पर कृष्णा नदी के डेल्टा और केव कैमोरिन के मध्य तटीय हिस्से को कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो कोरोमंडल तट क्या है? कृष्णा नदी डेल्टा और केव कैमोरिन के मध्य का हिस्सा है कोरोमंडल। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। पहला, अनुच्छेद 66(1) किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर जो बनते हैं निर्वाचक गण, उनके सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा और एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन काम आप चला लीजिएगा इससे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग हथकरघा उद्योग है। अगला पॉइंट, मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जिसका विकास 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया था। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकासशील है, विकसित है या अविकसित है। देखिए, विकासशील, विकसित और अविकसित, ये 3 टर्म है जो सबसे ज़्यादा हम किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में देखते हैं। और इसका पता कैसे चलता है? तो मानव विकास सूचकांक से पता चलता है, जिसको किसने दिया था? ये महबूब उल हक थे। और ये किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। प्रश्न सिंपल सा प्रश्न बनता है और अक्सर रिपीट होता है। संविधान के क्वेश्चन तो वैसे भी अक्सर रिपीट होते हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो चीज़ें याद नहीं रहती, चाहे आप जितना पढ़ें। लेकिन हम लोग देखिए, ह्यूमन नेचर है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो नियुक्ति देता है वो अनुच्छेद 75 में जिस प्रक्रिया का वर्णन है उसके तहत जो है नियुक्ति देता है। अरुण ग्रह जो है लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अरुण देखने पर हरा दिखाई देता है। क्यों हरा दिखाई देता है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो अरुण देखने पर हरा दिखाई देता है क्योंकि अरुण पर मीथेन गैस, जो अरुण का वायुमंडल है, वहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता है। और इस मीथेन गैस की अधिकता के कारण ही अरुण ग्रह देखने पर हमें हरा दिखाई देता है। राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है केवल साधारण विधेयकों के लिए। मानक समय रेखा गुजरने वाले राज्य हैं, वो राज्य जहाँ से मानक रेखा होकर गुजरती है। तो ये राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। और मुझे याद है, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी जा रहा था जम्मू, और जब वहाँ पे जम्मू के लिए मैं बढ़ता हूँ, जम्मू से मैं कटरा जा रहा था। जब मैं उधर आगे बढ़ता हूँ तो अचानक से आधे घंटे का डिफर आ जाता है मोबाइल पे। तो जब भी आप उधर जाएंगे तो आप देखेंगे टाइम कैसे परिवर्तित होता है। और मेरे ये नहीं समझ आ रहा था कि अब मैं आगे जो टाइम देखूंगा, जो वहाँ का ट्रेन शेड्यूल होगा, वो मैं किस समय से देखूंगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति। खैर आगे बढ़ते। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अनुसार। स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक किसने घोषित किया था? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का भी कुछ वर्ष पहले का एक आदेश आया था जिसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम नवंबर 1926 में पारित हुआ था। और इंटरनेट पर एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर विचरण करने को ब्राउजिंग कहते हैं। संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन हमें किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये मिलता है अनुच्छेद 61 में। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन सूफीवाद या सूफी मत के रूप में जाना जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र ईरानी थे, यानी ईरान के रहने वाले थे। जैन मठों को बसादी या बसदिस कहा जाता है।
मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत संविधान में बाद में जोड़ा गया है। जब संविधान बना था तब मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान संविधान में नहीं था, बाद में इसको जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत जोड़ा गया है। सर्वप्रथम ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई दिल्ली में। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। यदि कोई भी सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो वर्तमान का विश्लेषण करते समय अतीत की उपेक्षा करता है, बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। और यह कथन किसका? तो यह कथन है M.H. गोपाल का। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। यानी अगर प्रश्न पूछ लिया जाए मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में मिलता है, तो यह मिलता है भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, यानी कौन अनुच्छेद की वो पूरी रेंज क्या है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो अनुच्छेद 12 से 35। 1921 से 1922 तक प्रारंभ एका आंदोलन को उत्तर प्रदेश के हरदोई, सीतापुर, बहराइच आदि जिलों में वहां के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। और नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में डोगे क्या श्रेणी में स्थित है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। और ये राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एंड लास्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं? तो ये हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले एकमात्र केंद्र शासित जो प्रदेश है वो दिल्ली है। बल्कि जो अन्य अभी हमने नाम बात की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, ठीक है, ये राज्य जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टि से 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी जीके और जीएस है उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। क्रॉस क्वेश्चन इसमें मैंने नहीं पूछे हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उनके लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।